गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरान की। लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है फ्यूरान का वो होता है C4H4O। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है हमारे पायरोल के। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है 72 किलो जूल पर मोल। तो अब बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की, जिसमें हमारा होते हैं कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन रहेगा इसका 1s2 2s2 2p2। जब हम इसको कार्बन को यहाँ पे इसमें दो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं और इसको मिनिमम 3 बॉन्ड बनानी है, तो क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन S से एक्साइट होकर चला जाएगा P में और एक्साइटेड स्टेट में इससे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s1 2p3, जिसमें होगी आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और क्या हो जाएगा कि मतलब जो एक अनपेयर एक बच जाएगा हमारे पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जो कि परपेंडिकुलर होगा हमारे sp2 ऑर्बिटल्स के। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर होएगा 8। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p4। इसमें भी क्या होगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और जो हमारा एक अनपेयर्ड p ऑर्बिटल होगा उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि उसमें क्या रहेगा हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही है कि कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन है हर एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और एक है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में। ऑक्सीजन में दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब जो ये हैं जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये सेम प्लेन में होगा बाकी दोनों के, लेकिन जो p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड है वो होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो जैसे कि कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाई, एक जो ये ऊपर वाले कार्बन हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखी हैं, 2 तो कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। लेकिन जो नीचे वाले कार्बन हैं उसमें क्या कर रखा है, इन्होंने जो सिग्मा बॉन्ड बन रही हैं इनकी दो तो एक एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ हैं, एक एक हाइड्रोजन के साथ और एक एक बॉन्ड बनी हुई है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इनमें ये है और इसमें क्या रहेगा कि जो अब ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के पास है एक तो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला जो सेम प्लेन में है इन दोनों बॉन्ड के। उसके बाद जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है उसमें क्या रहेगा, जो ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल था ये वाला, ये और ये, इसको टेढ़ा बना रखा है, ये सीधा ही आएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है हमारे ऑलरेडी जो लॉन पेयर है उसके। तो क्या रहेगा, ये इनके साथ जो बाकी के कार्बन के अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल थे उनके साथ क्या होगा, इसमें डीलोकलाइजेशन होगी, इन आपस में इनका इंटरेक्शन होगा, जिसमें क्या आ जाएगा कि आपकी जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वो उसमें आ जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इस वाली में भी कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये होने वाला है इसका। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो देखते हैं जो हमारा ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, ये हाफ बनता है आपके रिंग के ऊपर और हाफ बनता है हमारी रिंग के नीचे, यानी कि आधा ऊपर और आधा नीचे ऐसे बनेगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब हमारा इसमें क्या होता है सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले हो गए, ठीक है, ये हो गए, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये पूरे रिंग पे डीलोकलाइज रहते हैं। जो भी अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है जिनके आपस में इंटरेक्शन हो रहा है ये पूरे उस पे मतलब आपकी रिंग पे डीलोकलाइज रहते हैं पूरा टाइम। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर प्लेनर भी है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं जो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से होने चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1 और इसमें डीलोकलाइजेशन भी पॉसिबल है और हो भी रही है। तो फ्यूरान क्या होता है हमारा एरोमेटिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बना सकते हैं, इसमें जो 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास उनमें से सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है आपका डीलोकलाइजेशन में। तो जब भी इसके हम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो उनमें सिर्फ एक ही लोन पेयर को हम काउंट करेंगे, अंदर वाले को, जो क्या कर रहा है कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जो बाकी जो पहले वाला दूसरा लोन पेयर है वो क्या है, रिंग के प्लेन में ही है, वो चाह कर भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसके टोटल ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 लोन पेयर के टोटल 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो ये बच गया, ये वाला लोन पेयर जो बच गया ये पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट नहीं होता, क्योंकि ये किस में आता है, ये रिंग के सेम प्लेन में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
उसके बाद फिर क्या होता है कि जो हमारा ये डीलोकलाइजेशन होगी, आपका नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, फिर नेगेटिव चार्ज मूव करेगा, वो फर्दर मूव करता रहेगा जब तक आपके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन जाते। तो इसमें 5 में से एक है हमारा न्यूट्रल स्ट्रक्चर और बाकी 4 में हमारा चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, या तो हम पहले वाला बना सकते हैं या फिर हम दूसरा बना सकते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग पे डीलोकलाइज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन की। थायोफीन का बिल्कुल सिमिलर होता है आपके फ्यूरान के। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाता है, सल्फ़र आ जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा आपका C4H4S। रेजोनेंस एनर्जी होगी इसकी 125 किलो जूल पर मोल। तो इसकी बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की। कार्बन सेम रहेगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा यहाँ पे। 1s2 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराएंगे तो 2s1 2p3 हो जाएगा और sp2 हाइब्रिडेशन होगी और बचेगा आपके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। सिमिलरली सल्फ़र के केस में अब इसमें जो शेल्स ज़्यादा होते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसमें आपके 3 ऑर्बिटल्स आते हैं 3s2 एंड 3p4। इसमें अभी सेम sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर रहेगा, लोन पेयर यहाँ पे होगा और सिमिलर तरीके से इसमें डीलोकलाइजेशन होगी। जो हमारी ये वाला 2 3 4 5 सबकी क्या होगी, ऊपर डीलोकलाइजेशन होगी। आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा जो रहेगा आपका रिंग के ऊपर आधा और आधा आपके रिंग के नीचे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें भी जो लोन पेयर होता है, जो हमारा ओरिजिनल लोन पेयर है, ये इसके रिंग के प्लेन में ही होता है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, हमारे रिंग के प्लेन में ही रहेगा और जो बाकी हैं वो क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे डीलोकलाइजेशन में। ठीक है, तो ये भी प्लेनर है, इसमें भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, जिसको साइक्लिक मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तुम हमारा थायोफीन भी क्या है, हमारा एरोमेटिक है। लेकिन इसके जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो मतलब नॉर्मली जो जैसे बनने चाहिए थे वो तो बन जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। पहले सिंपल वाले देख लेते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा 2 टाइप के लोन पेयर हैं, एक जो रिंग के प्लेन में है जो डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा और दूसरा जो हमारे परपेंडिकुलर हैं वो आपका डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो जो ये है परपेंडिकुलर है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो पूरे रिंग पे डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो जो सल्फ़र जो आता है, सल्फ़र में क्या रहता है कि सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में भी सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज और सब में ऐसे होता है। अब जो सल्फ़र में और ऑक्सीजन में डिफरेंस ये है, जो सल्फ़र में जो 3d ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी इतनी मतलब कंपेरेबल होती है। तो क्या होता है कि यह एनर्जी गैप कम होता है जिसकी वजह से ये इसमें 3d ऑर्बिटल भी हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के केस में ऐसा d ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसमें क्या होता है, सल्फर d ऑर्बिटल का यूज़ करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ। तो तीसरी डबल बॉन्ड यहाँ पे टोटल 3 डबल बॉन्ड बन जाएंगी। अब इस स्ट्रक्चर में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ पे, 2 ये और 2 ऊपर वाले, टोटल हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो मतलब ये स्ट्रक्चर भी क्या है, एरोमेटिक है। तो सल्फ़र पे अब नेगेटिव चार्ज, ऊपर वाले में ध्यान देने वाली बात ये थी, सब में सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब में क्या है, सल्फ़र पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, अब ये मूव करेगा, पॉजिटिव यहाँ पे चला गया। अब जो फर्दर था ये 8 स्ट्रक्चर में ध्यान से देखने वाली बात ये है कि अब इसमें सिर्फ एक मूवमेंट नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें हमारी 2 मूवमेंट हो रही हैं। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, एक मूव कर रहा है, ये जो हमारा सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रही है हमारे सल्फ़र और फर्स्ट कार्बन के बीच में, और जो इधर वाली बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रही है हमारी सेकंड और थर्ड इधर से जो आएंगे उनके बीच में। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, फिर बाकी फर्दर मूवमेंट होगी और आपका पॉजिटिव चार्ज चारों कार्बन पे मूव कर जाएगा और सल्फ़र पे क्या रहेगा, हमारा नेगेटिव चार्ज। इन्हीं एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की वजह से ही थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है हमारे पायरोल और फ्यूरान से।
फ्यूरान की हमने देखी थी 94 थी हमारी, मतलब पायरोल की 94 थी, फ्यूरान की 72 थी, और हमारे इसकी थायोफिन की होते 125 किलो जूल पर मोल, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा रेजोनेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, ऐसे ही बन जाएगा सिमिलर, ठीक है। सल्फ़र और इस बीच में रिंग बना सकते हैं, या फिर हम सल्फ़र पे पॉजिटिव चार्ज और रिंग में नेगेटिव चार्ज भी दिखा सकते हैं इसमें, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि ये बेंजीन को क्रॉस कर जाए। रीज़न बीइंग, क्योंकि कार्बन में होता है हमारा 2p ऑर्बिटल, और सल्फ़र में यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, या तो हम 3p यूज़ कर रहे हैं या फिर हम 3d यूज़ कर रहे हैं। तो ऑर्बिटल्स का साइज़ मिसमैच होता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज़ तो कर जाती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती कि बेंजीन को क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, इनकी रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफिन, इसके बेंजीन के साथ भी कंपैरिजन में, ठीक है। इन सब की क्या होती है कि जो एरोमेटिसिटी होती है वो बेंजीन से कम होती है, क्योंकि बेंजीन में जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे कंप्लीटली न्यूट्रल स्ट्रक्चर बनते हैं, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, बिल्कुल आपको न्यूट्रल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका मेन कंट्रीब्यूशन होता है इन दो स्ट्रक्चर का। इनके अलावा इसके 3 स्ट्रक्चर और पॉसिबल हैं, जो मैंने आपको बताया था, उनको क्या बोलते हैं, दीवार स्ट्रक्चर। और ये कौन से होते हैं, हमारे क्यूक्यूल स्ट्रक्चर। जो सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रल हैं, किसी में भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेंजीन में के इनके जो रहते हैं सारे न्यूट्रल होते हैं, जिनकी वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी इन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेंजीन की। अब बात करते हैं बाकी तीनों की, जिसमें है हमारा पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। इसमें से 2 फैक्टर देखने होते हैं हमारे। पहला फैक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन की, और फिर सल्फर की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है हमारी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की टेंडेंसी। तो जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है अपने, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी सबसे कम है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमने देखे थे पहले भी ऑक्सीजन यानी फ्यूरान के केस में, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो काफ़ी कम होता है टुवार्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो ये स्ट्रक्चर हैं, ये वाला, ये और ये, इनका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा उनमें इन चारों का कंट्रीब्यूशन कम होगा, जिसकी वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन के बाद आता है आपका नंबर किसका, हमारे पायरोल का। पायरोल के केस में क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन सल्फ़र से कम करेगा। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सल्फ़र का, फिर यानी कि थायोफिन आपका एरोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा होगा हमारा, फ्यूरान, और मतलब पायरोल, और सबसे कम कौन सा रहेगा, फ्यूरान, जिसमें ऑक्सीजन है। अब दूसरा फैक्टर होता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का, वो सिर्फ किस में पॉसिबल है, हमारे थायोफिन के केस में। तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया हमारा, थायोफिन, उसके बाद फिर कौन सा हुआ, पायरोल, और सबसे कम कौन सा हो गया हमारा, फ्यूरान। तो आपका मतलब जो ऑर्डर बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा है बेंजीन, उसके बाद है थायोफिन, फिर है आपका पायरोल, और फिर है आपका फ्यूरान। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कंपेयर द रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन, फ्यूरान, पायरोल एंड थायोफिन, तो उसमें आप ये 3 फैक्टर लिखोगे। पहला, जो हमारे बेंजीन के कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, आपको बनाकर भी दिखाने हैं। उसके बाद फिर सेकंड फैक्टर लिखेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर, जिसमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, उससे कम नाइट्रोजन की, और सबसे कम थायोफिन की। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम टेंडेंसी टू शेयर देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतना ही कम क्या, एरोमेटिक कैरेक्टर। जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा वो इजीली शेयर कर पाएंगे हमारे उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, उतने ही बेटर यानी कि स्टेबल स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसकी वजह से उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगा, और उसकी रेजोनेंस एनर्जी भी क्या रहेगी, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और थर्ड फैक्टर है हमारा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस का, जिसमें सल्फर ही अपने 3D ऑर्बिटल को एक्सेस कर पाता है, जिसकी वजह से उसमें एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और उसकी रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती हैं, ठीक है।
तो ये 3 फैक्टर लिख के आपको प्रॉपर डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर सकते हो रिलेटिव एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरान, पायरोल, थायोफिन एंड बेंजीन। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।